हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लवर्स बी लॉस्ट बट लव सेल नॉट। ऑथर का नाम है ला मुएर्ता। ये मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है बट इतना भी मॉडर्न नहीं। इस फ़ैन फिक्शन का टाइमिंग है 1910। ये फ़ैन फिक्शन बाकी सारे फ़ैन फिक्शन से बहुत अलग है। मुझे ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा था, सो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। आई होप आपको भी ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगेगा। इस फ़ैन फिक्शन में घोस्ट मैरिज होगा। मेरा मतलब विंग के साथ लंजा का घोस्ट मैरिज। इस फ़ैन फिक्शन में दिखाया गया है कि लंजा मर चुका है, बट फिर भी विंग के साथ उसका अरेंज मैरिज होगा। मेरा मतलब उसके सोल के साथ, फॉर सम रीजन्स। बट डोंट वरी गाइस, यहाँ पर हैप्पी एंडिंग है। अब आप सोचोगे कि अगर घोस्ट मैरिज है, अगर लंजा मर ही चुका है, तो हैप्पी एंडिंग कैसे होगा? तो गाइस, कहानी के एंड में एक ट्विस्ट है, वो आपको कहानी के आगे पता चलेगा। अब मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, अब बस कहानी को एंजॉय करो। ओके, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। कहानी कुछ ऐसा है कि जियांग फैमिली के ऊपर बहुत ही हार्ड टाइम जा रहा है। उनके पास सिर्फ दो चॉइसेस है, या तो जियान याली को जिन जिशुन के साथ शादी करना पड़ेगा फैमिली के सारे डेब्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जिन जिशुआन बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और या तो वुई वुशियान को लान फैमिली में शादी करना पड़ेगा। लान फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा अमीर है। जियान याली के साथ जिन जिशुन का शादी होने वाला था, बट किसी रीज़न से जिन जिशुन का मौत हो चुका था। सो दैट्स वाई अब जिन जिशुन जियान याली पे प्रेशर डाल रहा है शादी के लिए, जिसके लिए जियान याली बिल्कुल भी राज़ी नहीं है एंड वो खुश भी नहीं होगी। एंड वैसे भी वुई विशन को सब लोग अनलकी कहते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है। जब वो छोटा था उसके मॉम डैड गुजर गए थे, एंड जब अंकल जियांग ने उसे गोद लिया था तब मैडम यू गुजर गई, एंड अंकल जियांग के हाथ से उनके बिजनेस भी चला गया। उनके खुद के बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया था, तो उनके ऊपर अब बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है। इसलिए सारे लोग वुई विशन को ही ब्लेम करता है कि वो सिर्फ अनलकी है, उसके लिए सब कुछ हो रहा है। बट वुई विशियन जियान याली के साथ ये सब नहीं कर सकता। जैसे ही उसके पास लान फैमिली से मैरिज का ऑफ़र आया, वो जाने के लिए राज़ी हो गया। आज वो एंड अंकल जियान लान क्लैन में जा रहे थे वुई विशन के फ्यूचर पार्टनर को देखने के लिए। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि वो पार्टनर गर्ल है या बॉय। वो लोग लान क्लैन के सामने पहुंच गए। विंग ने विंडो से देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा दीवार है। विंग बहुत ही ज़्यादा वॉरिड था एंड बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये चीज़ अंकल जियांग ने नोटिस किया। अंकल जियांग ने सॉफ्टली कहा, आइंग, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल की और कहा, अंकल, हम ये ऑलरेडी पहुंच गए हैं, अब हमें अंदर जाना चाहिए। ये बोल के विंग कार से नीचे उतर गया एंड उसने अंकल को भी हेल्प किया उतरने में। अपने वाइफ के डेथ के बाद एंड अपने बिजनेस को खोने के बाद अंकल बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे। विंग ये चीज़ समझ सकता था, अगर वो लांग क्लैन में शादी करता तो उसका सारा डेब्ट क्लियर हो जाएगा एंड अंकल भी ठीक हो जाएंगे। तो विंग को ये सब करना ही पड़ेगा एंड जियान याली को भी जिन जिशुन के साथ शादी करना नहीं पड़ेगा। तो ये विंग को अपने फैमिली के लिए करना होगा, चाहे उसका मन हो या ना हो। अब वो अपने अंकल के साथ क्लैन के गेट के सामने पहुंच गए। विंग ने गेट पे नॉक किया, तभी एक मैन ने दरवाज़ा ओपन किया। उस मैन के फेस में एक डिम्पल वाला स्माइल था। उस मैन ने कहा कि उसका नाम मेंग याओ है। मेंग याओ उन दोनों को अंदर लेके जाने लगा। विंग आसपास का नज़ारा देखने लगा। उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है जो बहुत ही क्लियर है, क्लीन है। आसपास बहुत सारे कोर्टयार्ड है। ये मैंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स उनकी ऐसा रीच इस कंट्री में कोई नहीं है। लान मैंशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस क्लैन में सिर्फ दो ही इंसान रहते हैं, जेबोचुन एंड लांग वांगजी। उनका अंकल का मौत हो चुका है एंड उनके पेरेंट्स भी नहीं है। जियांग फैमिली पास के टाउन में ही रहते हैं, तो उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता है एंड उन्हें ये भी पता है कि हाल ही में इस घर में किसी का मौत हुआ था, बट किसका ये उनको नहीं पता है। रास्ते में उनको एक गार्डन दिखा एंड एक लाइब्रेरी भी दिखा। वो लोग ऐसे एक एक कोर्टयार्ड क्रॉस कर रहे थे एंड तभी वो लोग ईस्ट विंग के कोर्टयार्ड को क्रॉस कर रहे थे। एंड देन विंग का नज़र
कोर्टयार्ड की तरफ पड़ा। उसने देखा कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा है जिसने प्ले ब्लू कलर का ड्रेस पहना है। वो बहुत ही ज़्यादा लंबा, फेयर एंड हैंडसम है। वुइंग उसे देख के फ्रोन हो गया एंड उस इंसान को भी जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि वुइंग उसे देख रहा है, वो भी फ्रोन हो गया। एंड तभी वुइंग ने अपने आइज टर्न कर लिया। एंड देन कुछ मोमेंट बाद जैसे ही वुइंग ने फिर से उसकी तरफ देखा, तब तक वो इंसान वहाँ से जा चुका था। बट वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वुइंग उसे भूल नहीं पा रहा था। बट देन उसने अपने आप से कहा कि आज वो अपनी शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए आया है, तो उसे प्रॉपरली बिहेव करना होगा। फाइनली वो लोग लान हुआन के गेट के सामने पहुंच गए। वहाँ पे लान हुआन ऑलरेडी खड़े थे। वुइंग भी ज़ेबोचुन को देखकर शॉक्ड हो गया। ज़ेबोचुन बहुत ही यंग है, सिर्फ उससे कुछ साल के बड़े ही होंगे। वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बट उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, जैसे कि वो कुछ दिनों से सोई नहीं है। अब वो लोग ज़ेबोचुन के रूम पे गए एंड टेबल पे बैठ गए। उस रूम पे ज़्यादा कोई नहीं था, बस कुछ सर्वेंट्स, मेंग्याओ एंड ज़ेबोचुन थे। मेंग्याओ ने ज़ेबोचुन को कहा, मास्टर आपके गेस्ट आ गए हैं। मेंग्याओ ने ज़ेबोचुन को एल्डर मास्टर बोला। तभी वुइंग को समझ में आ गया, अगर ज़ेबोचुन एल्डर मास्टर है तो उसने जिस इंसान को ईस्ट विंग में देखा है वो ज़रूर यंगर मास्टर होगा। इसका मतलब लांग वांग जी होगा। मेंग्याओ ने सबको चाय सर्व किया एंड देन वो सर्वेंट्स वहाँ से चले गए। अब रूम पे सिर्फ अंकल जियांग, वुइंग, मेंग्याओ एंड ज़ेबोचुन थे। वुइंग को रूम पे एक टेंशन जैसा फील हुआ। वुइंग ठीक से चाय भी नहीं पी रहा था। फाइनली ज़ेबोचुन ने कहा, अंकल जियांग, मुझे पता है कि ये मीटिंग अनकन्वेंशनल है, बट आई होप कि मैं आपसे प्लेनली बात कर पाऊँगा। अंकल ने कहा, जब मैंने तुम्हें एंड तुम्हारे भाई को देखा था तब तुम दोनों बहुत छोटे थे एंड तुम्हारे लेट अंकल मेरा बहुत पुराना दोस्त था, इसलिए तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, अपना ही समझो। ज़ेबोचुन ने नोट किया और कहा, थैंक यू अंकल जियांग। एक्चुअली मैं अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कुछ दिन पहले ही उसका मौत हो चुका है। ये सुन के वुइंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, कुछ दिन पहले? देन अब हम शादी के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? ये बोलने के बाद वुइंग को रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल रहा है, तो उसने कहा, आई एम सॉरी, नो ऑफेंस। ज़ेबोचुन ने कहा, कोई बात नहीं। वेल, मैं एंड मेरा भाई इस फैमिली में आखिरी मेंबर है। वो मुझसे छोटा है, इसलिए मैं उसे रिस्पेक्ट पे नहीं कर सकता। एंड वो सिर्फ 19 साल का था। उसका ना ही कोई स्पाउस और ना ही कोई चिल्ड्रन है जो उसके लिए प्रॉपर फ्यूनरल कर सके। उसके बॉडी तक को यहाँ पर नहीं ला पाया। वो अभी फ्यूनरल होम में है। सिर्फ फैमिली के मेंबर ही उसे बेरिड कर सकता है। तो इसलिए ये सब सुन के विंग पजल्ड हो गया। तभी अंकल जियांग ने कहा, दिन तुमने क्यों एक यंग लेडी को चूज़ नहीं किया? आई मीन जिसका कोई भी नहीं है, जो अकेला है। वो तुम्हारे फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता। ज़ेबोचुन ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मेरा भाई एक वुमन के साथ कभी भी मैरिज नहीं करना चाहता था। उसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, उसे सिर्फ मैं ही समझ सकता था, बट फिर भी मैं उसके अकेलेपन को नहीं समझ पाया। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो अभी मरने के बाद अकेला फील करे। इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपके एडॉप्टेड सन को चूज़ किया। देन ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, आई होप तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था कि ये लोग चाहते हैं कि वो एक मरे हुए इंसान के साथ शादी करे ताकि वो उसका लास्ट राइट कर सके। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में विंग जानता तक नहीं है, जिससे कहीं वो मिला तक नहीं है। अंकल जियांग ने कहा, एंड तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा आइंग पूरा ज़िंदगी अकेला रहेगा इस एग्रीमेंट के लिए? ज़ेबोचुन ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर इन फ्यूचर विविशन किसी लड़की के साथ शादी करना चाहेगा तो वो कर सकता है। एंड अगर उसका बेबी भी हुआ तब भी हम उसके फैमिली को मेरे भाई की फैमिली की तरह ही ट्रीट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स विविशन हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएगा तो उसका हमारे फैमिली बिजनेस में हक भी रहेगा। ये सुन के विंग को लगा कि ये ऑफ़र अच्छा है, क्योंकि लान फैमिली बहुत ही ज़्यादा अमीर है एंड जियांग चंगाई बहुत ही छोटा है, सिर्फ 18 साल का है। वो अभी बिजनेस नहीं कर पाएगा। अगर उसे अपनी डेट क्लियर करना है तो शादी करना तो पड़ेगा ही। तो विंग ने कहा,
क्या आपके पास आपके भाई का कोई पिक्चर है? तभी मेंग्याओ ने एक पिक्चर निकाला एंड जेबोचुन को दिया। जेबोचुन ने उस पिक्चर को वुइंग को दिया। उस पिक्चर को देख के वुइंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। ये वही इंसान था जिसको उसने ईस्ट विंग में देखा था। जेबोचुन ने पूछा, क्या आप मेरे भाई को जानते हो? वुइंग ने कहा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले उसे ईस्ट विंग में देखा है। ये सुन के जेबोचुन बिल्कुल शॉक्ड हो गए, मेंग्याओ भी। अंकल जियांग ने पूछा, क्या तुम श्योर हो आशियान? वुइंग ने नोट किया, क्योंकि ऑफकोर्स वो उस इंसान का फेस को कहीं भी नहीं भूल पाएगा। वो सोच रहा था, इसका मतलब उसने जिसको देखा है वो एक घोस्ट था, बट देख के तो लग रहा था कि वो एकदम जिंदा इंसान है एंड एकदम रियल है। जेबोचुन ने कहा, वो ईस्ट विंग मेरे भाई का क्वार्टर है। जब से हमें उसका बॉडी मिला है तब से सर्वेंट्स वहाँ पर नहीं जाते। हमें लगा था शायद कोई और रीज़न होगा। वुइंग ने कहा, बॉडी मिला है? उसका मौत कैसे हुआ? जेबोचुन ने हेजिटेंटली कहा, 6 दिन पहले जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोमिंग हो रहा था, मेरा भाई रिवर के पास चला गया था रात को एंड शायद वो स्लीप खा गया था एंड देन वो पानी में गिर गया। हमें 2 दिन पहले उसका बॉडी मिला। उसके बॉडी को देखकर हम पहचान नहीं पाए, बट उसके ऊपर हमारा जेट पेंडेंट था। तभी हमें समझ में आ गया कि वो मेरा भाई ही है। ये सुनकर अंकल जियांग को बुरा लगा। उसने अपने हेड को शेक किया एंड टू विंग जेबोचुन की तरफ एक शॉकिंग नज़र से देख रहा था। वो सोच रहा था, क्या लांगवांग जी ने सुइसाइड अटेम्प्ट किया है? क्योंकि जेबोचुन ने तो कहा कि उसका भाई बहुत ज़्यादा लोनली था, बट फोटो में उसका जो एटीट्यूड है उसे देख के लग रहा है कि लांगवांग जी कहीं भी सुइसाइड नहीं कर सकता। कुछ टाइम सोचने के बाद विंग ने उस फोटो को जेबोचुन को दे दिया और कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुन के जेबोचुन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्हें लगा शायद विंग ना कह देगा। उन्होंने कहा, ठीक है, ऑफ कोर्स। अब वो लोग घर जाने के लिए मैंशन के बाहर जाने लगे। उनके साथ जेबोचुन एंड मेंग्याओ भी था, बट मेंग्याओ थोड़ा पीछे था। विंग ने इसी चांस का फ़ायदा उठाया। उसने जेबोचुन को कहा, आपको पता है ना लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? ये सुन के जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, हाँ। तो विंग ने कहा, अब वरीड नहीं है? जेबोचुन ने कहा, मेरा भाई ऑलरेडी मर चुका है, अब आप उसके लिए क्या बैड लक लेकर आएंगे? विंग ने नोट किया और कहा, बट फिर भी मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैं आपको कल चिट्ठी भेज दूंगा मेरे आंसर के साथ। ये बोल के विंग ने बो किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। जब वो लोग घर में थे, विंग को अंकल जियांग को देखकर समझ में आ गया था कि वो गुस्सा है जेबोचुन पर एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड ऑफ कोर्स वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट विंग को ये भी पता है कि अगर वो ये शादी नहीं करेगा तो उसके फैमिली में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड अगर उसके शादी से किसी फैमिली को पीस मिलता है तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अगर किसी ने भी लांगवांग जी का फ्यूनरल नहीं किया तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा एंड वैसे भी विंग सबके लिए अनलकी है। इन फ्यूचर कोई भी उसके साथ शादी करना नहीं चाहेगा। तो अगर सामने से ऑफ़र आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा जेनरियस है तो विंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो सोच रहा था वो भी तो लोनली है, अभी उसका एंड लांगवांग जी का लोनली सोल एक दूसरे का दोस्त बन जाए। तो उसने डिसाइड किया कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा। विंग ने अंकल को भी राज़ी कर लिया इसके लिए, बट अंकल बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बट उन्होंने विंग के लिए हाँ कर दिया। अब शादी का डेट फिक्स्ड हो गया जो लगभग नेक्स्ट डे ही था। अन फैमिली ने जियांग फैमिली में एक कार भेजा विंग को एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स को लाने के लिए। वो लोग लान क्लैन में पहुंच गए। विंग शादी के लिए रेडी भी हो चुका था। ये शादी सिंपल होने वाला था क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रूम नहीं है, सिर्फ ब्राइड है। इस शादी में कोई नॉइस नहीं था, कोई हलचल नहीं था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था। फाइनली शादी स्टार्ट हो गया। विंग ने वो सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था शादी के लिए। अब एक रस्म था जहाँ पे ग्रूम को अपने जेट पेंडेंट को ब्राइड को पहनाना था। शादी के टाइम एज अ ग्रूम एक वाइट रूस्टर को उसके पास रखा गया। विंग को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था एंड तभी मीडियम ने स्पिरिट को बुलाने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट किया। तो गाइस मीडियम शायद यहाँ के प्रीस्ट को बोलते हैं जो शादी वादी करवाते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा ही लगा। तो मीडियम ने स्पिरिट को बुलाने के लिए इस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया।
आसपास सब कुछ शांत हो चुका था। विंग को फील हुआ अचानक से रूम का टेम्परेचर गिर गया है एंड उसे फील हो रहा था शायद उसके नेक के पीछे के बाल थोड़ा हट रहे हैं ऑटोमेटिकली। उसने आसपास देखने की कोशिश किया, तभी उसकी नज़र उसके पास खड़े हुए रोस्टर पर गया। उसे वहाँ पर कुछ मूवमेंट्स दिखाई दिया, बट जस्ट कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद विंग ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। उसके बाद से विंग ने एक बार भी रोस्टर को नहीं देखा। अब उनका शादी कंप्लीट हो चुका था। अब जियाओ जिंगचन विंग को बेड चेम्बर पे लेके जा रहा था। फाइनली वो लोग लांगवांग के कोर्टयार्ड, जो विंग का बेड चेम्बर है, वहाँ पर पहुँच गए। विंग बेड के ऊपर जाके बैठ गया। जियाओ जिंगचन ने लंजा का जेड पेंडेंट को विंग को दे दिया, जो अब विंग पहनने वाला था। जियाओ जिंगचन ने कहा, शादी मुबारक हो शानिए। ये बोल के जिंगचन ने स्माइल किया एंड देन वो वहाँ से चला गया, दरवाज़ा बंद करके। अब रूम पे सिर्फ विंग था, अकेला। उसने रूम के आसपास को देखा एंड एक डीप शाई लिया एंड देन उसने उस पेंडेंट को टेबल पे रख दिया एंड देन वो बेसिन के पास जाके अपने फेस को अच्छे से धोया। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। उसने देखा कि टेबल पे कुछ डम्पलिंग्स रखा हुआ था, जो उसके लिए ही था। विंग ने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया था, तो उसने उसे खा लिया। दिन वो बेड पे चला गया। उसे पता है कि रूम पे कोई भी नहीं है, फिर भी विंग ने कहा, हे लंजा, अगर तुम यहाँ पर हो एंड मुझे सुन रहे हो, देन आई जस्ट वांट टू से कि कल तुम्हारा प्रॉपर फ्यूनरल होने वाला है एंड देन तुम मूव ऑन कर पाओगे। गुड नाइट। एंड ऑफ कोर्स उसे कोई आंसर नहीं मिला। विंग ने अपने आप को अनड्रेस किया एंड देन वो बेड पे जाकर सो गया। वो बेड बहुत ही बड़ा था एंड एम्प्टी था। विंग सारे लाइट्स ऑफ करके सो गया। विंग रूम पे अकेला तो था, बट अगर वो प्रॉपरली रूम को नोटिस करता तो उसे दिखाई देता कि ड्रेसिंग टेबल के मिरर के पास एक लाइट ब्लू कपड़े पहना हुआ इंसान खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो मे बी आज का पार्ट छोटा हुआ है, क्योंकि ये फैन फिक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड अगर आज का पार्ट आपको अच्छा लगा है तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। तो मुझे ज़रूर बताना है कि आपका आज का पार्ट कैसा लगा। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।